अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सॉरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स इसमें हम पढ़ने वाले, दो टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दो चीज़ें, एक तो कंसंट्रेशन और एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है पहले मैं उसकी बात करूंगा, बाद में हम कंसंट्रेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, नाम आपने सुना होगा हमेशा से सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी इसकी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस in which individual substance will lose their identity। इसका क्या मतलब है, इसमें दो तीन की वर्ड है ना, उसको ध्यान रखना। जैसे पहला तो है एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन जो बन रहा है, ठीक है, वो होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए। होमोजीनियस फॉर्म का मतलब यहाँ पे मेरा है कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द कंपोजिशन, जो भी मैं बोल सकता हूँ, जो भी उस कंपोजिशन का जो अगर मैं सिंपल लूँ, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, चलो एक एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूँ तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपको समझने में। मैंने माना कि एक कंटेनर लिया है, उस एक कंटेनर में मैंने क्या करा, वाटर फिल कर लिया। नहीं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लीटर मैंने क्या करा, वाटर डाला, ले लिया। तो इसके अंदर मैंने 1 लीटर H2 मतलब वाटर लिया है। इसके साथ मैंने क्या करा, इसके अंदर ऐड करा सॉल्ट। ठीक है, नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून। ठीक है, सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। सॉल्ट जैसे ऐड करूंगा और वाटर ऐड करूंगा तो ऐसे डालते पूरा मिक्स नहीं होगा, मुझे इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, स्टायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिक्स करूंगा। तो जब मैं इसको मिक्स कर दूंगा एक बार, तो वाटर के जो पार्टिकल होंगे और जो सॉल्ट के पार्टिकल होंगे वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट यहाँ से एक स्पून में अगर सरफेस पे से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो उसका जो टेस्ट होगा एज इट इज सेम टेस्ट मैं कहाँ, यहाँ कहीं मिडल से निकालूंगा उसी का होगा, और एज इट इज सेम टेस्ट अगर मैं कहीं इस कंटेनर के बॉटम से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो भी उसका टेस्ट क्या होगा, सेम ही होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस थ्रू आउट द कंपोजिशन। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है, एक दो, अभी कितने, 2 कंपोनेंट है या 2 सब्सटेंस है, एक H2 वाटर और एक सॉल्ट। ठीक है, 2 सब्सटेंस है, तो दोनों सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है, ठीक है, दोनों का जो रेशियो है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन कहीं से भी मैं निकाल लूँ, कहीं से भी उठा लूँ, वो क्या मिलेगा, मुझे सेम ही मिलेगा। ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस से यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सेम फेस। ठीक है, सेम फेज होना कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड लिक्विड ही हो, सॉलिड सॉलिड हो। ठीक है, होमोजीनियस से मतलब है कि थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम। फिर आगे लिखा है कम से कम कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी बनेगा, एक तो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। मिक्सचर कब बनेगा, जब कम से कम 2, तो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैंने क्या लिया, एक सॉल्ट लिया, एक वाटर लिया। इसी के अंदर मैं क्या करूं, एक चीज और ऐड कर दूं, क्या, इसी के अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दूं। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, वही टीस्पून, तो कितने हो गए, 1, 2 और 3 कंपोनेंट हो गए। नहीं, ठीक है, तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 or more than 2 substance in which individual substance will lose their identity। इसका क्या मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है। अब हमने जब सॉल्यूशन बनाया तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वाटर ऐड करा, वाटर के साथ क्या ऐड करा, सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या ऐड करा, शुगर। 3 कंपोनेंट हमने ऐड कर दिए। तो इन 3 कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है वाटर कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, लेकिन अब उसने अपनी आइडेंटिटी कैसे लॉस कर दी, क्योंकि अब जो हमें टेस्ट आएगा उसमें सॉल्ट का भी थोड़ा सा टेस्ट आएगा और किसका आएगा, शुगर का भी थोड़ा सा टेस्ट आएगा। यानी ठीक है, तो अब यहां पर वाटर ने अपनी आइडेंटिटी लूज करी, कैसे, कि वो टेस्टलेस होता है। सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी कैसे लॉस्ट करी, सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी कैसे लॉस करी कि सॉल्ट हमने देखा कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही इस पानी के अंदर मिक्स हो गया तो अब क्या मुझे वहां पे सॉल्ट का पार्टिकल मिलेगा, अब क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ कि सॉल्ट का पार्टिकल अलग से सॉलिड में निकाल दूं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसने भी अपनी आइडेंटिटी को क्या करा, लॉस कर दिया।
अगर मैंने शुगर ऐड करा तो इसमें क्या होगा, शुगर भी थ्रू आउट द क्या होगा, जब मैं इसको मिक्स कर दूंगा, ठीक है, तो शुगर भी इसके अंदर मिक्स हो गया। अब क्या शुगर जो सॉलिड था, ठीक है, टेस्ट तो मुझे उसका आ रहा है, लेकिन क्या जो सॉलिड फॉर्म था वो सॉलिड फॉर्म मुझे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो उसने भी अपनी आइडेंटिटी को क्या करा, लॉस्ट कर दिया। तो हर एक कंपोनेंट जितने भी मैं इसमें ऐड करता जाऊं, ठीक है, इसी में अंदर क्या कर दूं मैं, लेमन, ठीक है, यानी नींबू निचोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, लेमन जूस बन जाएगा एक तरीके से। तो उस लेमन जूस बन जाएगा तो क्या लेमन के जो पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में थे वो भी मैं क्या निकाल सकता हूँ उसमें से इंडिविजुअल, बिल्कुल नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो ऐसे 2 3 4 कितने भी पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं हम, यानी तो सॉल्यूशन सबसे पहली बात तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब थ्रू आउट द जो कंपोजिशन होती है वो सेम होगी, किसी भी पार्ट से हम निकाल ले सॉल्यूशन के, ठीक है। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल होने चाहिए या सब्सटेंस होने चाहिए, और हर एक सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, कब, जब वो एक सॉल्यूशन बना लेता है, तो ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 मैंने बोला कम से कम 2 तो होने चाहिए, अभी मैंने कितने ऐड करे, 3, ठीक है। अगर लेमन डाल दिया तो 4, ठीक है, और कुछ मैंने एडिटिव डाल दिया टेस्ट के लिए, ठीक है, जैसे काला नमक वगैरह, तो कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है, जीरा डाल दिया 6, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आपने सुना होगा 2 एक वर्ड होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो वही मैंने लिखा, सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, ठीक है, और जो सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में। तो अब यहां पर बात आ गई कि कौन से स्मॉलर में, कौन सा लार्जर में, किसको सॉलिड बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इसको कंफ्यूजन को पहले मैं दूसरी लाइन को ले लेता हूं, only one solvent is present in any type of solution, while more than one solute may be present in solution। कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉरी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। उस सॉल्यूशन के अंदर 1 2 सब्सटेंस हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी सब्सटेंस हो, उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा हमेशा, ठीक है। अब रिमेनिंग जितने भी वो सब्सटेंस होंगे, रिमेनिंग जितने भी सब्सटेंस पार्टिकल या कंपोनेंट में बोल दूं, जितने भी रिमेनिंग होंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सॉल्यूट, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि सॉल्यूट होते हैं वो मे बी मोर देन 1 हो सकते हैं। सिर्फ अगर मैं वाटर और सॉल्ट लेता तो इसमें से एक तो फिक्स है, सॉल्वेंट होता ही होता, दूसरा अपने आप क्या बन जाता, सॉल्यूट। अब मैंने वाटर, सॉल्ट प्लस शुगर ले लिया तो एक तो सॉल्वेंट होगा ही होगा, रिमेनिंग जो 2 है उनमें से वो क्या बन जाएंगे, सॉल्यूट। अगर इसमें मैं नींबू भी डाल देता तो 3 सॉल्यूट, ठीक है, और कुछ डालता तो 4 सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबकि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। तो जो पार्टिकल मैंने बोला, जो सब्सटेंस लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा सॉल्वेंट। जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको हमेशा क्या बोलेंगे, हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से दिख भी रहा, 1 लीटर वाटर लिया मैंने, तो ये क्या होगा, लार्जर अमाउंट में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर ये तो हो जाएगा सॉल्वेंट, कौन, वाटर, ठीक है। ये मेरा सॉल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूट, और यहां पर शुगर भी मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर ये भी हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर के अंदर 1 टीस्पून स्मॉल अमाउंट में, ये भी 1 टीस्पून, ये भी स्मॉल अमाउंट में, 1 नींबू या 2 नींबू निचोड़ देंगे वो भी स्मॉल अमाउंट में, तो सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। और जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी 11th क्लास में, 12th क्लास में, या जे या नीट पर्पस में, ठीक है, उसमें 99% केस में मान के चलो कि वाटर ही क्या होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, और इसी को हम इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। किसको, वाटर, H2O को, ठीक है। तो जहां पे भी वाटर दिखे तो उसी को क्या, सॉल्वेंट होगा ही होगा वो, ठीक है। 99.99% केसेस में, 1-2 केसेस होंगे ऐसे, ठीक है। 12th क्लास में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन नाम से ही 12th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर है, 2nd चैप्टर आता है एनसीईआरटी का। तो उसमें
यहाँ से जहाँ से आज हम लेक्चर स्टार्ट करें, यहाँ से जो चैप्टर खत्म होने तक, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म वहाँ पर वापस हम पढ़ते हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जब हम पढ़ते तो चैप्टर ही सॉल्यूशन नाम है उसका। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम जितने भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम 99% केसेस में, 99.99 कह रहा हूँ मैं, तो इतने परसेंट केसेस में, इतने परसेंट न्यूमेरिकल में हमारा वाटर ही एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, नहीं, ठीक है। उसके अलावा 1-2% अगर यूज भी हो रहा है, ठीक है, तो दूसरा हो जाता है, लेकिन अगर वाटर दिख रहा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं, वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, स्मॉलर अमाउंट में, तो मैंने बता दिया यहाँ पे ये भी सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट, और एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ किसी भी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, किसी भी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। उसमें सॉल्यूट होगा और कोई ना कोई एक सॉल्वेंट होगा, और कम से कम एक सॉल्यूट, मतलब मिनिमम एक सॉल्वेंट होना ही चाहिए और मिनिमम एक सॉल्यूट होना चाहिए। 1+1 मतलब 2 सब्सटेंस, 2 कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एक सॉल्वेंट होगा और एक से ज्यादा सॉल्यूट या हो सकता है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, उससे क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो आई थिंक यहां से तो ये क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, किसको सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यूज होने वाले, मैं उसी स्पेसिफिक टाइप की बात कर रहा हूं। तो यहां लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। आई थिंक मैं बोलना भूल गया, मैंने रब कर दिया। तो वीडियो जहां से स्टार्ट करा था, ठीक है, वीडियो जस्ट स्टार्ट हुआ था तब भी आपको, ठीक है, टाइम मिला होगा, ये दिख रहा होगा, तो एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट इसी में मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो दो, जिस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट या 2 सब्सटेंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है, ठीक है, 2 सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में सब्सटेंस के क्या लिखा होता है, कंपोनेंट, ठीक है, 2 कंपोनेंट होते हैं, और 2 सब्सटेंस या 2 कंपोनेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा एंड एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। कोई कब सॉल्यूशन है तो कम से कम एक सॉल्वेंट तो होना ही चाहिए, तो एक तो सॉल्वेंट होगा ही और रिमेनिंग दूसरा क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें इस सॉल्यूशन की, तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, और क्या बोल सकता हूं, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। इथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इथेनॉल, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, 2 कंपोनेंट है, तो ये भी 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये सब क्या है, जहाँ पे भी 2 कंपोनेंट या 2 सब्सटेंस होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो सिलेबस है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है, जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो 99% क्वेश्चन बाइनरी सॉल्यूशन पे ही मिलेंगे, ठीक है। 1-8% इधर उधर से क्वेश्चन कोई बुक्स में या कहीं मिल जाए मॉड्यूल में, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही, हमें बाइनरी सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है कि उसमें कम से कम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट
ही मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, टर्नरी या 3 या 4 वाले भी होते, लेकिन उसमें उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम वो नहीं है बड़ी बात। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है ठीक है, जो सिलेबस में वो बात कर रहा हूँ मैं, सिलेबस के अंदर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन ही है और उसी पे हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम उसी पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसी तरीके से बात करूँ मैं नेक्स्ट, तो टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब अब समझ में आ गया होगा, 3 क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे या सब्सटेंस होंगे ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। 3 कंपोनेंट या 3 सब्सटेंस होंगे और एग्जांपल आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। सॉल्ट प्लस शुगर प्लस H2, ठीक है। तो एग्जांपल ये लिख लेना, और इसमें क्या बोलूँगा, 3 कंपोनेंट होंगे तो 2 तो क्या होंगे, 2 तो होंगे सॉल्यूट प्लस 1 क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्योंकि सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। और एग्जाम्पल आप लिख ले, सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ठीक है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी, क्वाटनरी होता है तो कितने होंगे, 4 होंगे, पैगनरी, ठीक है। इतने ऐसे कितने भी हो सकते हैं, वो उसमें डिपेंड करे कितने सब्सटेंस है उसमें, नहीं तो जनरली हमें बाइनरी और लास्ट, ठीक है, ज़्यादा क्या टर्नरी पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1-8%, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले और आगे अब बढ़ते हम कंसंट्रेशन टर्म पे, ठीक है। क्योंकि हेडिंग हमने क्या डाली, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है वो हमें समझ में आ गया। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन होता क्या है, फिर उसमें सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम एक सॉल्यूट और कम से कम एक सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानते हैं वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। एग्जांपल्स भी बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सॉल्यूशन की वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम उसके कंसंट्रेशन टर्म की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, कंसंट्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और कितने टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, उनको 1 बाय 1 हम देखेंगे 2 कैटेगरी में डिवाइड करके, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास और मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन एक रेशियो है सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का। और किस चीज़ का रेशियो, सॉल्यूट का या तो मास हो सकता है या मोल्स हो सकते हैं या फिर वॉल्यूम हो सकते हैं, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या हो सकता है, आइदर मास और वॉल्यूम। दूसरी इसमें चीज़ एक लिखी है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। कंसंट्रेशन को हमेशा सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी को, ये जो डेफिनेशन है, इसी को मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, जो रेशियो के फॉर्म में अभी मैंने बोला है। कंसंट्रेशन को मैंने बोला मास और मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब इसमें 2 खास बात ध्यान रखनी है कंसंट्रेशन को डिफाइन करते समय। पहली तो ये कि जो न्यूमरेटर है उसमें हमेशा सॉल्यूट आएगा। कंसंट्रेशन की कोई सी भी यूनिट हो, ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स ऑफ यूनिट होती है, लेकिन हमेशा कंसंट्रेशन की यूनिट में न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा, क्योंकि यही हमने बोला कि कंसंट्रेशन इज ऑलवेज विद डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। जो डिनोमिनेटर है उसमें आइदर सॉल्यूशन हो सकता है या फिर सॉल्वेंट हो सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में आइदर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, और स्पेसिफिक मैं करूँ तो सिर्फ एक कंसंट्रेशन यूनिट को छोड़ के जिसमें सॉल्वेंट होता है उसके अलावा सब में सॉल्यूशन आएगा। यानी दूसरा डिफरेंस कि जो क्वांटिटी हम ले रहे सॉल्यूट की, या तो वो मास हो सकती है या मोल्स हो सकते हैं या फिर वॉल्यूम हो सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर जो हमारे पास है उसमें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का आइदर मास होगा या फिर वॉल्यूम होगा। यहाँ पे मैंने मोल्स नहीं लिखे डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के कभी भी मोल्स नहीं आते हैं, नहीं
कंसंट्रेशन यूनिट के अंदर। तो ध्यान रखें दो बेसिक डिफरेंस है। पहला तो कि न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, आइदर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। जबकि यहाँ पे मास, मोल्स और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है सॉल्यूट का, और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ या तो मास ही होगा या फिर क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा। अब कंसंट्रेशन जो यूनिट है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है हमने देख लिया। अब कंसंट्रेशन की यूनिट है उसको मैंने सिंपली दो कैटेगरी में क्या करा, डिवाइड कर दिया। यानी एक को मैंने नाम दिया ग्रुप ए और एक को मैंने नाम दिया ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो ग्रुप बी से बिल्कुल अलग है। किस रेस्पेक्ट में, कि वो किस पे डिपेंड कर रही है। जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए वाली जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट्स है, जबकि जो ग्रुप बी की जो यूनिट्स है वो मास रिलेटेड है। यानी हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। यानी इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स है ग्रुप ए वाली, जबकि ग्रुप बी वाली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। यानी क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से कभी भी मास चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज करने से। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और एक बार पूछा भी गया आईआईटी के अंदर कि कौन सी यूनिट, चार ऑप्शंस दे दिए, और कौन सी यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है या कौन सी यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और नया क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी यूनिट वॉल्यूम रिलेटेड है और कौन सी यूनिट मास रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसे ध्यान रखें। अब ग्रुप ए में कौन कौन सी यूनिट है, चार यूनिट हमने ग्रुप ए के अंदर रखी है और चार यूनिट हमने क्या करा, ग्रुप बी के अंदर रखी है। तो जो चार यूनिट ग्रुप ए के अंदर है वो कौन कौन सी है उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम सिंपली इस तरीके से भी लिखते हैं परसेंट वी बाई वी। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में वी बाई वी का मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जबकि मैं बता चुका सिर्फ एक क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो वो क्वांटिटी कौन सी है, ग्रुप बी की मोलेलिटी। ठीक है, इसको भी हम सारी यूनिट को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया था। वो एक क्वांटिटी मोलेलिटी है जो डिनोमिनेटर में आती है, बाकी सब जितनी भी क्वांटिटी है उस सब में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यानी ठीक है। सेकेंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय का मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है मोलेरिटी। मोलेरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ग्रुप बी की बात करें तो इसमें फर्स्ट यूनिट है परसेंटेज बाय वेट, जिसको हम लिखते हैं परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन, फिर मोलेलिटी और फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन। मोलेलिटी ग्रुप बी की यूनिट है जबकि मोलेरिटी ग्रुप ए की यूनिट है, और दोनों में डिफरेंस होता है कि मोलेरिटी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोलेलिटी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बट मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलेलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है, इसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, यहाँ डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, यहाँ डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास आता है। तो ये थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस है जिसे हम ध्यान रखेंगे, बाकी इनको वन बाय वन डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी में भी एक बेसिक सा रिलेशन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। फोर्थ जो पार्ट्स पर मिलियन है, ये जनरली हम वाटर की हार्डनेस को मेजर करने के लिए इस यूनिट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोनों ग्रुप में से, ग्रुप ए और ग्रुप में बी में से बात करें तो टोटल 4 + 4 8 कंसंट्रेशन यूनिट है, जिसमें से हमें इस चैप्टर के अंदर
टोटल 6 यूनिट को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसी पे पूरे न्यूमेरिकल इसके चलेंगे। वो 6 यूनिट कौन सी है? 1 2 3 ग्रुप ए की परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और मोलैलिटी। नॉर्मेलिटी का एज सच इस चैप्टर में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसी तरीके से ग्रुप बी में परसेंट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, ये 3 कंसंट्रेशन यूनिट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन, ये इस चैप्टर में भी इसका एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फोर्थ कंसंट्रेशन यूनिट ग्रुप ए की और फोर्थ कंसंट्रेशन यूनिट ग्रुप बी की, दोनों ही कंसंट्रेशन यूनिट हम 11th क्लास का जो रिडॉक्स चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। और वहीं पे हाइड्रोजन के अंदर हम हार्डनेस की बात भी करते हैं, तो वहाँ पे ये पार्ट्स पर मिलियन को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हमें टोटल डिटेल में 3 ग्रुप ए की और 3 ग्रुप बी की हमें 6 टोटल क्वांटिटी एक 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल में, और उन पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। इसे कॉपी कर ले जल्दी से। अब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की हमने जो क्वांटिटी पढ़ी है, अब एक नोट है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और कॉन्सेप्चुअली भी, कि अगर हमें एक ग्रुप ए की यूनिट को ग्रुप बी की यूनिट में कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करना हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ग्रुप बी की यूनिट को हमें ग्रुप ए की किसी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो दोनों में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ग्रुप ए वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है और ग्रुप बी मास रिलेटेड टर्म्स है। तो उनको हम डायरेक्टली कभी भी इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक थर्ड क्वांटिटी चाहिए होगी जो इन दोनों को आपस में क्या कर सके, इंटर रिलेट कर सके। तो वो जो थर्ड क्वांटिटी वो है डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए वॉल्यूम रिलेटेड है, ग्रुप बी है वो मास रिलेटेड है, तो दोनों को इंटर रिलेट क्या करेगी, डेंसिटी। तो अगर किसी सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी गिवन है, तभी हम उस सॉल्यूशन की किसी भी ग्रुप ए की यूनिट को ग्रुप बी की यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसे हम ध्यान से याद रखेंगे। और नोट लिखा है द इंटर कन्वर्जन बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कंसंट्रेशन यूनिट इज डन बाय यूजिंग डेंसिटी। ठीक है, तो इसको पॉइंट को ध्यान रखें। अब हम 1 बाय 1, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की एक एक कंसंट्रेशन यूनिट को आगे स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट से। ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट जो फर्स्ट है वो हमने देखी थी परसेंट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट बाय वॉल्यूम को कैसे हम डिफाइन करते वो हम देखते। जो यहाँ पे परसेंट बाय वॉल्यूम है, ये डेफिनेशन मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखी है ताकि हमें क्या है समझने में और स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी क्योंकि इसमें परसेंटेज आ रहा है, तो परसेंटेज हमें पता है जनरली 100 में से हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमारे फिजिक्स में कितने परसेंटेज है, केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज है, मैथ्स में कितने परसेंटेज है, बायो में कितने परसेंटेज है, इंडिविजुअल परसेंटेज और ओवरऑल टोटल परसेंटेज कितने हैं हमारे एग्जाम में। तो परसेंटेज सबको निकालना आता है, तो हम हमेशा परसेंटेज को 100 में से बात करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने परसेंटेज को, भले वो वॉल्यूम है उसको भी 100 मान लिया और वेट है उसको भी मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो उसी बेसिस पे इसकी मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करा है। तो इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हम देख ही चुके कि कंसंट्रेशन को हमने डिफाइन करते समय बोला था कि न्यूमरेटर में तो क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा, और वो वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है और मोल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है और सॉल्यूट आ रहा है, बट इन मिलीलीटर। ध्यान में रखना कि जब भी हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंट वी बाय वी की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर के अंदर लेंगे। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वापस से वॉल्यूम आ गया किसका, सॉल्यूशन का, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा।
अब बात आ रही है कि ये ml में ही क्यों लिया, हम चाहते तो लीटर में भी ले सकते थे, क्योंकि जितने भी ये न्यूमेरिकल आते हैं ये हमारे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं या उससे हम डेटा ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो मैक्सिमम हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1 ml 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml इतना ही लेते हैं। और सॉल्यूशन भी जो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं वो मैक्सिमम 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर तक बनाते हैं। ऐसे थाउजेंड्स लीटर वाले बड़े बड़े सॉल्यूशंस हम बनाते नहीं हैं। इसलिए न्यूमेरिकल को भी थोड़े प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हम उसमें क्वांटिटी भी क्या रखते हैं, ml में रखते हैं। इसलिए हमने इसको किस में मान के चले, ml के अंदर। अगर लीटर में भी दे रखा होगा तो अगर मान लो 1 लीटर दे रखा है तो हम उसको कन्वर्ट करके किस में लिख लेंगे, 1000 ml करके लिख लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंट V/V। इसी को फॉर्मूले के अंदर मैंने डिजाइन करा है। तो परसेंट V/V को हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सबस्क्रिप्ट में सॉल्यूट लिखा है, मतलब V का मतलब वॉल्यूम और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इसको हम क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो वापस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आएगा। सॉल्वेंट सिर्फ मोललिटी में आएगा, तो सब जगह में क्या लिखना है, सॉल्यूशन ही। और वो वॉल्यूम भी हो सकता है, तो परसेंट V/V का मतलब यहाँ से मुझे पता लगा V लिखा है तो क्या लिखना है, वॉल्यूम। इधर भी V लिखा है तो इधर क्या लिखना है, वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम रटे नहीं और समझे, और फॉर्मूले को ध्यान रखने में आसानी हो गई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो वॉल्यूम है, हमें पता है कि जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, उस लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट में हमने बोला था बाइनरी भी होता है, टर्नरी भी होता है, क्वार्टनरी भी हो सकता है। तो हमें इस चैप्टर में बाइनरी ही सॉल्यूशन मैक्सिमम पढ़ना है। तो बाइनरी का मतलब है कि उसमें 2 कंपोनेंट ही होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो अगर कोई सॉल्यूशन बना है तो उसमें सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा बाइनरी में। तो या जो भी वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन या तो सॉल्यूट के वॉल्यूम का होगा और प्लस किसके वॉल्यूम का, सॉल्वेंट का वॉल्यूम का। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इनको हम डायरेक्ट ऐड करके लिखा है। और ये मैंने डायरेक्ट ऐड करके क्यों लिखा है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास डिपेंडेंट होती है, और उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी विच इज मास डिपेंडेंट एंड एडिटिव इन नेचर, वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज मास इंडिपेंडेंट एंड नॉन एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट होती है और हम उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 ml वाटर है, उस 100 ml वाटर का मास मैंने मान लिया 50 ग्राम है। अगर मैंने उसका 50 ml ले लिया तो मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब चेंज हो रहा है। अब जितना भी होगा, लेकिन मान लो हमने सिंपल ले लिया 50 ml ले लिया, 25 ग्राम हो जाएगा। तो जैसे ही हमने मास को चेंज करा तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो मास डिपेंडेंट हो गया वॉल्यूम। लेकिन जो 100 ml सॉल्यूशन था या 100 ml वाटर था, उसकी जो डेंसिटी थी, क्या वो 50 ml होने पे क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डेंसिटी कभी भी मास पे डिपेंड अकेले नहीं कर रही, क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल मैं भले 100 ml वाटर लूँ या 10 ml लूँ या 1 ml लूँ, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या रहती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स रहती है, वो वेरी नहीं करेगी। तो डेंसिटी एक तरीके से हमारी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम जो है हमारी क्या हुई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन हाँ, क्या होता है, एक बेसिक आइडिया मैंने देने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे आगे जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले वहाँ पे भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव का एक यूज़ आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इस पे हम देखते हैं आगे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक बार इसको जल्दी से आप कॉपी कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल देता हूँ। उस न्यूमेरिकल को
वीडियो पॉज करे और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करे पहले, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन खुद से एक बार जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल दूँ तो उसको सबसे पहले वीडियो को वही पॉज करे, क्वेश्चन को पढ़े और अपने से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। हाँ, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें कि कहाँ पे हमने गलती करी है, कहाँ नहीं करी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसमें डाउट है नहीं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले जल्दी से पहले। ठीक है, तो इस पे एक बेसिक सा सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने लिया है। 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 45 ml ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंट V/V ऑफ इथेनॉल। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें इसको एक बार। ठीक है, तो आई होप कई लोगों ने बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले इस चैप्टर में इनिशियली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने आप से कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। इसमें मैंने बोला है 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 45 ml ऑफ वाटर। यहाँ मैं इथेनॉल का 30 ml मिक्स कर रहा हूँ 45 ml वाटर के साथ। तो हमें पता है चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करा था सॉल्यूशन बोलते किसको है। नहीं तो सॉल्यूशन के अंदर हमने बोला कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्यूशन कैसा होगा, बाइनरी होगा। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो उसके लिए मैंने बताया था जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, यहाँ पे 30 ml इथेनॉल है और यहाँ 45 ml क्या है, वाटर है। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है हमेशा, सॉल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी में वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। और वैसे भी हमने बोला था सॉलिड इन लिक्विड होता है तो वाटर को बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। और अगर लिक्विड है तो हम क्या करते हैं जनरली, जिसका अमाउंट या क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ अब जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें सॉल्यूट। इस केस में हमारे पास कौन है, इथेनॉल, और उसका हमें कितना दे रखा है, 30 ml। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और उसका अमाउंट कितना दे रखा है हमें, 45 ml। अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे पता है, अभी हमने बात करी थी कि सॉल्यूशन में V सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मैं सॉल्यूट के वॉल्यूम को और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को क्या कर दें, हम ऐड कर दें। यानी तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 30 + 45 तो टोटल कितना आ जाएगा, 75 ml मिलीलीटर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंट V/V ऑफ इथेनॉल। तो परसेंट V/V का फॉर्मूला क्या होगा, V मतलब ऊपर वॉल्यूम आएगा किसका, हमेशा सॉल्यूट का, और नीचे V मतलब वॉल्यूम हो गया और किसका आएगा, सॉल्यूशन का। और परसेंटेज है तो क्या कर दो, 100 लगा दो। यानी तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें पता लग गया क्या, इथेनॉल है, तो ये हो जाएगा 30। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, अभी ऐड करके निकाला हमने, 75 इंटू क्या कर दे, 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, तो सिंपली बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो सबसे ज़रूरी इसमें ये था कि हम क्वेश्चन को पहले रीड करें और आइडेंटिफाई करें उसमें से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, और कैसे हम उसको रिलेट करें आगे हमारे फॉर्मूले के अंदर कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।